हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। अपने एक्ट की सीरीज में हमने SC/ST एक्ट 1989 स्टार्ट कर दिया था और उसमें अध्याय 1 की सारी बातें हमने देख ली थी। अध्याय 1 जिसमें कि धारा 1 और धारा 2 इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर से अध्याय 2 में आएंगे। अध्याय 2 जिसमें कि धारा 3 से लेकर के धारा 9 तक की सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो एक वीडियो में धारा 3 से लेकर के धारा 9 तक की सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम सारी धाराओं को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे धारा 3 की। तो डाल लेंगे आप धारा 3। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। धारा 3 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? धारा 3 के अंतर्गत लिखा गया है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। ठीक है, अत्याचार, आप एक क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे मुझे कि जो अत्याचार शब्द है इसकी परिभाषा किस धारा के तहत लिखी गई है। ठीक है, जिस भी धारा के तहत लिखी गई है आप मुझे बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ अत्याचार की परिभाषा में क्या बताया गया था। अत्याचार की परिभाषा में ये बताया गया था कि धारा 3 के तहत जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें अत्याचार के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो वही धारा 3 अब हम पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत SC/ST के खिलाफ, SC/ST के अलावा कोई व्यक्ति अगर उनके खिलाफ कोई अपराध करता है या अत्याचार करता है तो उन अत्याचारों के लिए दंड का क्या प्रावधान है, कौन कौन से दंड दिए जाएंगे, यही सारी बातें धारा 3 में लिखी गई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर स्पेशली दंड याद रखने हैं कि कौन कौन से अपराधों के लिए कौन कौन से दंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके फर्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो धारा 3 के अंतर्गत फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखेंगे आप कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि SC/ST के खिलाफ आखिर कौन सा व्यक्ति जब अपराध करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। क्या SC/ST के खिलाफ यदि कोई SC/ST ही उसके खिलाफ कोई अपराध कर दे या अत्याचार कर दे तो क्या उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा? तो उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। यदि कोई, हम मान के चलते हैं, यदि कोई जनरल या OBC का व्यक्ति, या कह सकते हैं SC/ST के अलावा यदि कोई व्यक्ति SC/ST के खिलाफ कोई अत्याचार या कोई अपराध करता है तभी उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। यदि SC/ST के खिलाफ कोई SC या ST का ही व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो इस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कोई भी व्यक्ति जो SC व ST का नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। और वह सदस्य कौन कौन से कार्य करता है? पहला कार्य का, यदि यह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति SC/ST का नहीं है। ठीक है, यदि यह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मुख में कोई घृणाजनक या अखाद्य पदार्थ रखता है। समझ रहे हैं? वह व्यक्ति जो SC या ST का नहीं है, वह व्यक्ति यदि SC/ST के मुख में कोई घृणाजनक या कोई अखाद्य पदार्थ रखेगा, ठीक है, याद रखेंगे, या फिर उसे खाने के लिए मजबूर करेगा। ठीक, अगला खा नंबर, SC या ST के परिसर में SC
एसटी के परिसर में मलमूत्र, पशु शव या ऐसा ही कोई घृणाजनक पदार्थ रखेगा। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये हमने खा तक देख लिया, ठीक है। गा की बात करें, अगला, यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति या एससी एसटी के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति एससी एसटी को अपमानित करने के उद्देश्य से उसके पड़ोस में या फिर उसके आसपास कोई घृणाजनक पदार्थ या कोई कूड़ा करकट या फिर पशु शव इत्यादि चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। घ नंबर देखते हैं। धारा 3 के अंतर्गत फर्स्ट चल रहा है और फर्स्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें आप देख रहे हो। गा तक आपने देख लिया, अब घा में चलते हैं। यदि कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को या फिर उसे अपमानित करने के उद्देश्य से उसे जूतों की माला पहनाएगा, मतलब उसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा, जूतों की माला पहनाएगा या फिर उससे जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाएगा, या फिर उसे जबरदस्ती नग्न अवस्था में घूमने को मजबूर करेगा, ठीक है। यह दिया हुआ है घ में। आगे की बात करते हैं। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक कोई ऐसा कार्य किया जाएगा, जैसे बलपूर्वक यदि उस सदस्य के सिर मुड़वा दिए जाए, यदि बलपूर्वक, ये सारी चीजें हम अत्याचार लिख रहे हैं। कौन कौन सी चीजें अत्याचार समझी जाएंगी और इन अत्याचारों के लिए क्या दंड की व्यवस्था है, ठीक है। यदि कोई एससी या एसटी के सदस्य का बलपूर्वक सिर मुड़वाएगा, उसकी मूछें मुड़वाएगा, ठीक है, उसके मुंह पर कुछ पोतेगा या फिर कालिख लगा देगा, कालिख लगाएगा, ये सब अपमानित करने के उद्देश्य से और इस उद्देश्य से कि वह एससी एसटी का व्यक्ति है, तभी अधिनियम लागू होगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा या फिर ऐसे कोई कार्य करे जो कि मानव गरिमा के खिलाफ हो, मानव गरिमा के खिलाफ हो, ये सारी चीजें अत्याचार समझी जाएंगी। अब इन सब के लिए दंड क्या है वो लास्ट में बताया जाएगा, मानव गरिमा के खिलाफ हो, ठीक है। अगली बात करते हैं। चार नंबर, यदि कोई व्यक्ति किसी एससी एसटी के व्यक्ति की किसी अधिग्रहित भूमि पर, ठीक है, उसके आसपास जो उससे रजिस्ट्री हो चुकी हो, ठीक है, उस भूमि को जबरदस्ती कब्जा करेगा या फिर उसकी भूमि पर जबरदस्ती फसल लगवाएगा, ठीक है, उस पर जबरदस्ती खेती करेगा उसकी भूमि पर, ये सारी चीजें लिखी गई है च में, ठीक है। छा की बात करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि
या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा, ठीक है, सदोष मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, कब्जा करेगा, या किसी भूमि या परिसरों को या फिर उसके जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा, चाहे वो किसी सिंचाई की सुविधा ले रहा हो या फिर किसी वन में जो उसको अधिकार मिले हैं उसका उपयोग कर रहा हो, इन सारे अधिकारों में उपयोग करने में क्षुब्ध करेगा या बाधा पहुंचाएगा, ठीक है। इसके अलावा या तो उसकी फसल नष्ट करेगा और या उसके उत्पाद को, उसके सामान को ले जाएगा। ये सारी चीजें जो है अत्याचार के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। सिंचाई सुविधाएं जो उसको मिल रही हैं उसे सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करने में बाधित करेगा, उसकी फसलों को नष्ट करेगा, वन अधिकारों के प्रयोग में बाधा पहुंचाएगा, वन अधिकारों में बाधा पहुंचाएगा उसके प्रयोग में, ठीक है, या तो उसके उत्पाद को अगर ले जाएगा। तो ये सारी चीजें अत्याचार के अंतर्गत आती हैं, अत्याचार मानी जाएंगी। और अभी जितनी सारी चीजें मैंने बताई, जितने अत्याचार मैंने बताए क से लेकर के छ तक के, इन सारी चीजों के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है वो है मिनिमम कम से कम 6 माह, ठीक है, कम से कम 6 माह और 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की, कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक की इसको सजा होगी और प्लस जुर्माना। जुर्माना कितना वसूला जाएगा अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है, जुर्माना कितना भी हो सकता है, वो अत्याचार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क से लेकर के छ तक की, क मतलब यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक उसके कपड़े उतरवाता है, कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, SC/ST के अलावा कोई व्यक्ति बलपूर्वक SC/ST के कपड़े उतरवाता है, उसे मूंछ रखने में या फिर उसके मूंछों को मुड़वाता है या फिर उसे नग्न अवस्था में घुमाता है या फिर उसके मुख पर कुछ कालिक पोतकर उसे समाज में या गलियों में घुमाया जाता है। इसके अलावा या तो उसको सिंचाई सुविधाएं जिसको प्राप्त हो रही है, जो उसको मुहैया कराई जा रही है, उसको सुविधाओं को उपयोग करने के लिए बाधित करता है। उसके अलावा या तो उनके फसलों को नष्ट करता है या फिर उत्पादों को लेकर के चला जाता है या फिर उनको जो वन अधिकार मिले उसके उपयोग में कोई बाधा डालता है। इन सारी चीजों के लिए उसको जो दंड का प्रावधान किया गया है वो है कम से कम 6 माह और अधिकतम जो दंड है वो है 5 वर्ष और जुर्माना इसके साथ ही लगेगा। और ये कंफर्म अभी नहीं है कि जुर्माना कितना लगेगा, जुर्माना वो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था फर्स्ट पॉइंट, अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। धारा 3 के अंतर्गत ही है ये सारी चीजें। सेकंड पॉइंट में भी आप यही लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, का नंबर ऐसा साक्ष्य दे, यदि वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो कि SC/ST का सदस्य नहीं है, वह व्यक्ति SC/ST के खिलाफ ऐसा साक्ष्य दे, ऐसा एविडेंस दे जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो उस समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय हो, ऐसा कोई साक्ष्य दे। यदि हम मान लेते हैं कि ये कोई जनरल का व्यक्ति है और ये है कोई SC या हम मान लेते हैं कोई ST का व्यक्ति है, ठीक है, तो जनरल का व्यक्ति कोई ऐसा एविडेंस दे दे इसके खिलाफ जो जिस एविडेंस में अगर सजा का प्रावधान उस समय पर किया जाए, ठीक है, अगर सजा का प्रावधान अगर देखा जाए कि कौन सी सजा मिलेगी इस अपराध को करने के बाद, तो वो है मृत्यु दंड, ठीक है। अगर ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसा कोई एविडेंस दे दिया जाता है ST के खिलाफ जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय हो,
ठीक है, या फिर यह वह जानता हो, कौन, जनरल का व्यक्ति, जनरल का व्यक्ति यह जानता हो कि इससे उसका दोष सिद्ध होना एकदम तय है, इस स्थिति में उसका दोष सिद्ध होना एकदम क्या है, तय है, और ये जांच के बाद क्या होता है, पता चल जाता है कि वास्तव में इसके द्वारा जो एविडेंस दिया गया वो सही नहीं था, वो गलत था, ठीक है, मतलब इसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, मिथ्या साक्ष्य। तो इस स्थिति में इसको कौन सा दंड दिया जाएगा, ठीक है, तो का में यही चीज लिखी गई है क्या, कि यदि कोई SC/ST के अलावा यदि कोई व्यक्ति SC/ST के खिलाफ ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य देता है जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय और बाद में ये पता चल जाता है कि वास्तव में ये बातें गलत है, तो उस व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जाएगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। किससे किया जाएगा, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, ठीक है। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि इसके द्वारा दिया गया जो मिथ्या साक्ष्य है ST के खिलाफ, या जो भी एविडेंस दिया गया है जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय था, और वास्तव में इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, ठीक है, वास्तव में इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मृत्यु दंड दिए जाने के पश्चात ये पता चलता है कि वास्तव में इसने जो भी एविडेंस दिए थे, साक्ष्य दिए थे, ये सारे साक्ष्य गलत थे। तो इस स्थिति में जो जनरल का कैंडिडेट होगा ये भी मृत्यु दंड से दंडनीय होगा, मृत्यु दंड दे दिया जाता है मिथ्या साक्ष्य के बाद, तो जो जनरल का व्यक्ति है वो भी मृत्यु दंड से ही दंडनीय होगा, मृत्यु दंड से ही दंडनीय होगा। आ रहा है समझ में, ये लिखी गई है चीजें क में। आगे बढ़ते हैं, ख नंबर। अगला जो है वो लिखा गया है, यदि कोई SC/ST के अलावा यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है SC/ST के खिलाफ, जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है लेकिन 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय है। वही चीज हम मान लेते हैं, यदि कोई जनरल का कैंडिडेट ST के खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य एविडेंस देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, गलत सबूत देता है, इस सबूत के द्वारा इस व्यक्ति को 7 या उससे अधिक का कारावास हो सकता है, 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, या फिर इससे ये पता है कि इसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, एकदम तय है कि ये दोष सिद्ध होगा ही, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हाँ, तो इस स्थिति में जो जनरल का व्यक्ति होगा इसे कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक इस व्यक्ति को कम से कम 6 माह की सजा होगी, और अधिकतम की बात करें तो 7 वर्ष और उससे अधिक भी हो सकती है। खामे ये लिखा गया है, फिर से आप समझ लें, खामे ये लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कि जनरल या फिर SC/ST के अलावा का किसी व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं जनरल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो जो जनरल का व्यक्ति है यदि वो SC/ST के खिलाफ ऐसा झूठा साक्ष्य एविडेंस देता है जिस एविडेंस के द्वारा इस ST व्यक्ति को 7 वर्ष से उससे अधिक की सजा मिले, लेकिन उससे पहले पता चल जाता है कि ये जो साक्ष्य है ये गलत है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इस जनरल के व्यक्ति को कम से कम 6 माह की सजा दी जाएगी, और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 7 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकती है। आगे समझ में, ये हो गया ख नंबर। आगे बढ़ते हैं, गांव में आते हैं, ठीक है। यदि कोई जनरल का व्यक्ति, हम जनरल मान के चल रहे हैं, जनरल बस यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि केवल जनरल द्वारा किया गया ये अपराध माना जाएगा।
SC ST के अलावा कोई भी किसी भी वर्ग का सदस्य हो, सारे सदस्य जो है वो अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई जनरल का सदस्य, तो कोई जनरल का सदस्य यदि अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी SC ST के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं SC ST का कोई घर है और उस घर को जलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा उसे जलाने की या खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, विस्फोटक पदार्थ या अग्नि के द्वारा SC ST के किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की यदि कोशिश करेगा तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 6 माह, ठीक है, कम से कम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सजाएं याद रखेंगे आप, कम से कम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है और इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, हम मान लेते हैं किसी SC व्यक्ति के घर को कोई जनरल का व्यक्ति जलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में जनरल के व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में जनरल जो व्यक्ति है, जनरल वर्ग का जो भी व्यक्ति है, उसे कम से कम 6 माह तक की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा झेलनी पड़ सकती है और इसके अलावा जुर्माना जो भी वसूल किया जाए। ठीक है, घ नंबर, यदि कोई जनरल का व्यक्ति किसी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ST या SC के व्यक्ति के पूजा स्थल को या ऐसे ही कोई धार्मिक स्थल को खत्म करने की कोशिश करेगा। अभी तो केवल संपत्ति को हानि पहुंचा रहा है, यहाँ पर उसकी धार्मिक स्थल या उसके मंदिर को या पूजा पाठ के किसी भी स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उस स्थिति में क्या होगा, पूजा स्थल, देखिए कीवर्ड को पकड़ा कीजिए आप लोग, कीवर्ड को पकड़ने से चीजें जल्दी याद हो जाती है और जल्दी याद भी आ जाती है बाद में। तो पूजा स्थल को यदि जलाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास, और इसके साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा पूजा स्थल को जलाने या अन्य किसी तरह से हस्तक्षेप करने से। ठीक है, अगली बात करते हैं, घ हो गया, अंगा में आते हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई भी अपराध, हम मान लेते हैं भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक भी कारावास का दंडनीय है। ठीक है, IPC या भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, 10 वर्ष या अधिक, उस स्थिति में क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए भी यह कार्य करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, देखिए यदि कोई व्यक्ति, हम मान लेते हैं जनरल का कोई व्यक्ति एक ऐसा अपराध करता है, जैसे कोई भी यदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसके, ठीक है, या फिर उसके खिलाफ कोई विरुद्ध ऐसा कोई भी अपराध करता है जिस अपराध के लिए IPC में 10 वर्ष या उससे अधिक का दंड मिलता हो। ठीक है, अगर हम IPC में चले जाए, भारतीय दंड संहिता में चले जाए, तो इसके अनुसार 10 वर्ष या अधिक का दंड जो है वो मिलता हो। ठीक है, तो इस कार्य के लिए जो जनरल का व्यक्ति होगा उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। आजीवन कारावास और जुर्माना, ये धारा थोड़ी बड़ी थी,
आजीवन कारावास या जुर्माना। नहीं समझे? एक बार और समझा रही हूं। यदि कोई जनरल, हम चलिए लिख के बता देते हैं, ठीक है, ये हो गया एसटी। अब ये जो जनरल का व्यक्ति है, ये एसटी के खिलाफ कोई अपराध कर रहा है। हम मान लेते हैं कि इसके पूजा स्थल को खत्म करने की, हम मान लेते हैं इसके घर को खत्म करने की, या फिर खेत जलाने की कोशिश कर रहा है, खेत जलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये जो खेत जलाने की इसकी जो कोशिश है, इसके लिए अगर हम आईपीसी में या भारतीय दंड संहिता में दंड देखें कि इसके लिए इसको भारतीय दंड संहिता के हिसाब से कौन सा दंड दिया जाएगा, तो भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष या उससे अधिक का दंड मिल रहा है। हम एग्जांपल दे रहे हैं, या उससे अधिक का दंड मिल रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो जनरल का व्यक्ति है उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आ गया समझ में? अब आते हैं च में। बात कर लेते हैं च नंबर की। यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए यदि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया जाता है और वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा। समझ रहे हैं आप? हम मान लेते हैं ए कोई व्यक्ति है जनरल का, बी भी कोई व्यक्ति है जनरल का, ये दोनों क्या हैं? आपस में दोस्त हैं, ठीक है। सी कोई व्यक्ति है एसटी का। अब ये जो ए है जनरल का व्यक्ति, इसने एससी के खिलाफ कोई कर दिया है अपराध। हम मान लेते हैं कि जबरदस्ती बाल मुंडवाने या फिर कपड़े, बलपूर्वक कपड़े उतरवाने की कोशिश की है, ठीक है। इसकी कोई फोटो किसी ने खींच ली, कोई क्लिप बना ली इसकी, हम मान लेते हैं, ठीक है, रास्ते में। अब ये जो क्लिप है वो है इसके दोस्त बी के पास, जो भी ये जो दोस्त है इसका, ये भी है जनरल का। अब इस क्लिप को ये कर रहा है छुपाने की कोशिश। देखिए, अगर इसका दोस्त भले ही अगर ये एससी एसटी का होता तो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन चूंकि इसका दोस्त भी जनरल का है और इसने अपने दोस्त को बचाने के लिए इस क्लिप को छुपाने की कोशिश की कि अगर क्लिप जो है वायरल हो जाएगी तो मेरे दोस्त को सजा हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में व्यक्ति ए तो अपराधी माना ही जाएगा, व्यक्ति बी भी अपराधी माना जाएगा, साक्ष्य को दबाने की कोशिश में, ठीक है। और वह उसी अपराध के लिए दंडनीय होगा, उसी दंड से दंडनीय होगा, ठीक है, जिस दंड से ये दंडनीय होगा। बलपूर्वक कपड़े उतरवाने के लिए जो दंड ए को दिया जाएगा वही दंड साक्ष्य को छुपाने के तहत बी को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? साक्ष्य को छुपाने की कोशिश में, ठीक है। अब यदि कोई लोक सेवक है और लोक सेवक इस धारा के अधीन कोई अपराध कर देता है, लोक सेवक जो कि आप सब बनने जा रहे हो, ठीक है, यदि कोई लोक सेवक है और इस धारा के अधीन कोई अपराध कर देता है तो उसको कारावास जो मिलेगा, कारावास वो होगा कम से कम 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास जो है इसे झेलना पड़ेगा। और उसके अलावा उस दंड के लिए, जो उस अपराध के लिए जो भी उपबंधित दंड होगा, कम से कम 1 वर्ष का तो इसे होगा ही होगा, और इसके अलावा जो भी उस अपराध के लिए जो भी उपबंधित दंड होगा उससे उसे दंडनीय किया जाएगा, ठीक। ये हो गई आपकी धारा 3 खत्म। धारा 3 से 9 तक ये है अध्याय 2 के अंतर्गत। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 हमने पढ़ लिया। धारा 4 की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छे से पढ़िए। टेस्ट आपका जैसे हमने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में लिया था वैसा ही टेस्ट आपका अनुसूचित जाति और जनजाति में भी होगा, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन हो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।